किसी भी देश की तरक्की का राज सिर्फ उसकी इमारतों और सड़कों में नहीं, बल्कि अक्सर उसकी जमीन के नीचे छिपा होता है, यानी उसके खनिज संसाधन। भारत इस मामले में हम कह सकते हैं काफी अमीर है, लेकिन ये दौलत एक खजाने की तरह है जो पूरे देश में कुछ खास जगहों पर ही मिलती है। तो आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे एक तरह से उस खजाने का नक्शा है, और हमारा मकसद साफ है, इस नक्शे को पढ़ना और भारत की उन प्रमुख खनिज पेटियों और खास जगहों को समझना जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। हम खास तौर पर दिए गए लेक्चर नोट्स पर ध्यान देंगे और इस खोज की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। भारत का रूर किस जगह को कहा जाता है और क्यों? और वो तांबा, लोहा और तेल के लिए मशहूर खानों की क्या कहानी है, जिनका नाम मतलब इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले उस इलाके की बात करते हैं जिसे ये शानदार उपनाम मिला हुआ है, छोटा नागपुर पठार। स्रोतों में इसे भारत का रूर कहा गया है। अब ये रूर क्या भला है और इसकी तुलना भारत के एक पठार से क्यों की जा रही है? हाँ, ये उपनाम बहुत गहरा मतलब रखता है। जर्मनी का रूर घाटी क्षेत्र वो जगह है जिसने, आप कह सकती हैं, औद्योगिक क्रांति को ताकत दी थी। वहां कोयला और लोहा पास पास मिलते थे, जिसने स्टील उद्योग को जन्म दिया और जर्मनी को एक औद्योगिक महाशक्ति बना दिया। ठीक यही भूमिका भारत के लिए छोटा नागपुर पठार निभाता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, ये भारत की औद्योगिक कहानी का केंद्र है। मतलब ये कि अगर किसी को भारत का औद्योगिक विकास समझना है तो उसे इस पठार के नक्शे को समझना ही होगा। तो ऐसा क्या खास है यहाँ? हमारे नोट्स में तो खनिजों की एक लंबी लिस्ट दी गई है, कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ एक सुपरमार्केट खोल रखा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपरमार्केट। और ये सिर्फ खनिजों की मौजूदगी की बात नहीं है, बल्कि उनके एक साथ होने की बात है। सोचिए, एक फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? स्टील बनाने के लिए लौह अयस्क और उसे पिघलाने के लिए कोयले की ऊर्जा। अच्छा, दोनों चीजें एक ही जगह पर? बिल्कुल, दोनों चीजें यहाँ आसपास ही मिल जाती हैं। इसीलिए देश के पहले और सबसे बड़े स्टील प्लांट, पावर प्लांट, वो सब इसी बेल्ट के आसपास क्यों लगे? क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बचता था। ये खनिज ही वो चुंबक थे जिसने पूरे पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास को अपनी ओर खींच लिया। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिए से देखना हुआ। तो जब हम इस पठार की बात करते हैं तो क्या हम किसी एक राज्य की बात कर रहे हैं या ये कई राज्यों में फैला हुआ है? नहीं, ये कई राज्यों में फैला है, खासकर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। और इसे सिर्फ एक बड़े इलाके के तौर पर नहीं, बल्कि कुछ खास नामों से समझना चाहिए, जैसे झारखंड की झरियां और धनबाद की कोयला खदानें या बोकारो का स्टील प्लांट। हाँ, ये नाम तो सुने हुए हैं। ये नाम सुनते ही कोयले और स्टील की तस्वीरें दिमाग में आ जाती है ना? ये सब इसी छोटा नागपुर बेल्ट का हिस्सा है। ये भारत का वो इंजन रूम है जो दशकों से देश को ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बड़ी तस्वीर, एक ऐसा इंजन रूम जिसने देश के विकास को रफ्तार दी। आप जरा इस नक्शे पर और जूम इन करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, परीक्षाओं में अक्सर खनिजों और उनके खास ठिकानों का मिलान करने को कहा जाता है। चलिए 3 ऐसी जगहों की कहानी जानते हैं जो अपने अपने खनिज के लिए पहचानी जाती हैं। लिस्ट में पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो है खेतड़ी। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है और इसका नाम तांबे यानी कॉपर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। खेतड़ी सिर्फ एक खदान नहीं है, ये इतिहास का एक जिंदा अध्याय है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ हड़प्पा काल से तांबे का खनन हो रहा है। क्या, हड़प्पा काल से? जी, कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, तब शायद यहीं से निकला तांबा उनके औजारों और बर्तनों में इस्तेमाल होता होगा। ये विरासत की एक सीधी रेखा है जो हमें उस दौर से जोड़ती है। 5000 साल, ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि ये जगह सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनती है। तो क्या आज भी यहाँ उतना ही महत्व है या अब ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह बनकर रह गई है? नहीं, इसका महत्व आज भी बरकरार है। आज के समय में इसका प्रबंधन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है, जो एक सरकारी उपक्रम है। हालांकि भारत में तांबे के और भी स्रोत हैं, लेकिन खेतड़ी अपनी ऐतिहासिक पहचान और रणनीतिक महत्व की वजह से हमेशा खास रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि भारत में धातु का काम कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। सही बात है। अगर तांबे ने सभ्यताओं की शुरुआत की तो लोहा
वो धातु है जिसने साम्राज्यों को ताकत दी। हमारे नोट्स में लोहे का जिक्र आते ही दक्षिण भारत की एक जगह का नाम सामने आता है जिसका नाम बड़ा ही मजेदार है, कुद्रेमुख। हाँ, कुद्रेमुख ये कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में है, जो खूबसूरत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कन्नड़ में कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े जैसा मुख। अच्छा। माना जाता है कि वहां की एक पहाड़ी की चोटी का आकार बिल्कुल घोड़े के चेहरे जैसा है, इसीलिए ये नाम पड़ा। नाम तो दिलचस्प है, लेकिन क्या यहाँ का लोहा भी उतना ही खास है? बिल्कुल, सिर्फ नाम ही नहीं, यहाँ का लौह अयस्क भी बहुत खास है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट लौह अयस्क मिलता है, जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग रही है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसे बंदरगाह तक पहुंचाने का तरीका। अच्छा, उसमें क्या खासियत है? देखिए, कुद्रेमुख पहाड़ों में है और बंदरगाह तट पर, तो वहां से अयस्क को ट्रकों या ट्रेनों से लाना बहुत मुश्किल और महंगा होता। तो इंजीनियरों ने एक कमाल का समाधान निकाला। उन्होंने अयस्क को पीसकर पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट, जिसे स्लरी कहते हैं, बनाया। स्लरी मतलब एक तरह का पेस्ट? हाँ, एक गाढ़ा पेस्ट, और उसे एक 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए सीधे मंगलुरु बंदरगाह तक भेज दिया। ये पाइपलाइन पश्चिमी घाट के घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरती है। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। एक मिनट, मतलब उन्होंने ठोस पत्थर को एक तरह से तरल बनाकर एक औद्योगिक नदी की तरह बहा दिया। ये सुनने में जितना आसान लगता उतना होगा नहीं, खासकर पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील इलाके में। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, लेकिन इसने परिवहन के तरीके में क्रांति ला दी। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुद्रेमुख में खनन का काम अब बंद हो गया है। ओह, तो अब वहां माइनिंग नहीं होती? नहीं, लेकिन वो पाइपलाइन और बंदरगाह पर बना प्लांट आज भी दूसरे इलाकों से लाए गए अयस्क को प्रोसेस करने के काम आता है। तो कुद्रेमुख की कहानी हमें सिर्फ खनिज के बारे में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच के संतुलन के बारे में भी सिखाती है। हमने प्राचीन धातु तांबे की बात की, साम्राज्यों वाले लोहे की बात की, अब बारी है उस काले सोने की जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ल दी है, कच्चा तेल। और हमारे नोट्स के मुताबिक भारत में पेट्रोलियम की कहानी असम के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, डिगबॉय। अधूरा क्या, भारत में तेल की कहानी का पहला अक्षर ही डिगबॉय है। इसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। यहाँ 1901 में उत्पादन शुरू हो गया था। 1901? ये तो तब की बात है जब दुनिया में गाड़ियां भी गिनी चुनी ही थीं। मतलब जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से तेल की ताकत को समझ भी नहीं रहे थे, तब भारत में तेल निकाला जा रहा था। ठीक यही बात इसे खास बनाती है। इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि अंग्रेज इंजीनियरों ने देखा कि एक हाथी के पैरों पर तेल लगा हुआ है। उन्होंने उसका पीछा किया और उस जगह पहुंचे जहां जमीन से तेल रिस रहा था। तब एक अंग्रेज ने अपने मजदूरों से चिल्लाकर कहा, डिग बॉय डिग, यानी खोदो लड़के खोदो। अच्छा, तो डिग बॉय से डिग बॉय बन गया? जी, और वहीं से इस जगह का नाम डिगबोई पड़ गया। ये भले ही एक लोक कथा हो, लेकिन ये उस दौर के रोमांच को दर्शाती है। इसी वजह से डिगबॉय को भारतीय तेल उद्योग की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार काम कर रही रिफाइनरियों में से एक है। ये एक जिंदा म्यूजियम की तरह है। वाह! खेतरी की 5000 साल पुरानी विरासत, कुद्रेमुख की भविष्य की तकनीक और डिगबॉय का ऐतिहासिक गौरव, ये तीन नाम और उनके खनिज तो अब सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि कहानियों की तरह याद रहेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 जगहों पर खत्म नहीं होती। हमारे स्रोतों में कुछ और भी इलाकों का जिक्र है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये वो जगह है जो किसी एक खास खनिज के लिए जानी जाती है। चलिए इन स्पेशलिस्ट जगहों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला नाम है जादूगोड़ा, झारखंड। यूरेनियम, ये नाम सुनते ही ऊर्जा और रणनीति, ये 2 शब्द दिमाग में आने चाहिए। जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम की खदान है। यहाँ से निकला यूरेनियम हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने के काम आता है। तो ये एक रणनीतिक खनिज है। हाँ, तो ये सिर्फ एक खनिज नहीं,
ये देश की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक ताकत का स्रोत है। यानी इसका महत्व आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक है। ठीक है, अब एक ऐसे खनिज की बात करते हैं जो हमेशा से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। पन्ना, मध्य प्रदेश। इसका नाम तो शायद सबने सुना होगा। हीरा। और पन्ना के बारे में खास बात ये है कि ये भारत की एकमात्र सक्रिय हीरे की खदान है। एकमात्र? पूरे भारत में? जी, एकमात्र। मतलब आज भी यहाँ से आधिकारिक तौर पर हीरे निकाले जा रहे हैं। हीरे जमीन के बहुत नीचे, अत्यधिक दबाव और तापमान में बनते हैं। पन्ना की भूवैज्ञानिक संरचना में कुछ खास किम्बरलाइट पाइप है जो ज्वालामुखी की तरह इन हीरों को लाखों साल पहले धरती की सतह के करीब ले आए। ऐसी जगह दुनिया में बहुत कम है। वाह। अब हीरे के बाद सोने की बात करते हैं। हमारे नोट्स में कर्नाटक की 2 जगहों का जिक्र है, कोलार और हट्टी। केजीएफ फिल्म के बाद तो कोलार का नाम काफी मशहूर हो गया है। हाँ, कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ की एक अपनी ही लेजेंड रही है। एक जमाने में ये दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक थी और भारत का लगभग सारा सोना यहीं से निकलता था। इसकी वजह से ये इलाका इतना महत्वपूर्ण था कि बेंगलोर के बाद भारत में सबसे पहले बिजली यहीं लगाई गई थी ताकि खदानों में काम हो सके। अच्छा। जी, ज्यादा गहराई और कम होते सोने के कारण अब वहां बड़े पैमाने पर खनन बंद हो गया है, लेकिन कर्नाटक की ही हट्टी गोल्ड माइंस आज भी भारत की सबसे बड़ी सोने की उत्पादक है। और आखिर में एक ऐसे खनिज का जिक्र है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, पर जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अब्रक यानी माइका। और इसके लिए हमें आंध्र प्रदेश के नेल्लोर क्षेत्र में जाना होगा। अभ्रक हमारी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का गुमनाम हीरो है। ये गर्मी और बिजली का कुचालक होता है, यानी इंसुलेटर। आपके मोबाइल चार्जर से लेकर हेयर ड्रायर तक हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसकी पतली परत इस्तेमाल होती है ताकि करंट ना लगे। सही बात है। भारत दुनिया के सबसे बड़े अभ्रक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक रहा है और आंध्र प्रदेश की ये नेल्लोर बेल्ट इसका केंद्र रही है। तो इस पूरी चर्चा और इस खजाने की खोज का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस सब में से कुछ सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जो परीक्षा के लिए रामबाण हो, तो वो क्या होंगी? हमारे नोट्स में 2 खास तथ्य दिए गए हैं। हाँ, पहला तथ्य कोयले से जुड़ा है। भारत में कई किस्म का कोयला मिलता है, लेकिन स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस किस्म का है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन ये भरपूर मात्रा में मिलता है और हमारे ज्यादातर पावर प्लांट और स्टील फैक्ट्रियां इसी पर चलती हैं। ये भारत की ऊर्जा का वर्कहॉर्स है। ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य एक संस्था से जुड़ा है ना? बिल्कुल। GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप इन्हें जमीन का जासूस कह सकते हैं। 1851 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित इस संस्था का काम ही है पूरे देश में घूमकर ये पता लगाना कि कहाँ कौन सा खनिज छिपा है। मतलब ये आज भी बहुत सक्रिय है? बहुत ज्यादा। आज हम जिन भी खदानों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी खोज के पीछे GSI की सालों की मेहनत और रिसर्च होती है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने भारत के खनिज नक्शे पर एक शानदार सफर किया। हमने छोटा नागपुर पठार के औद्योगिक दिल को समझा, जिसे भारत का रूर कहते हैं। फिर हमने 3 सबसे खास जगहों, तांबे के लिए खेतरी की प्राचीनता, लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख की इंजीनियरिंग और कच्चे तेल के लिए डिगबोई की ऐतिहासिक शुरुआत को जाना। इन सभी जगहों और यहाँ से निकलने वाले खनिजों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इस चर्चा के साथ भारतीय भूगोल का ये खंड समाप्त होता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंत एक नए और शायद ज्यादा गहरे सवाल की शुरुआत होता है। हमने ये तो जान लिया कि कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं, यानी हमने खजाने का नक्शा पढ़ लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी भूवैज्ञानिक शक्तियां थीं, पृथ्वी के अंदर वो कौन सी हलचल थी जिसने करोड़ों साल पहले ये तय किया कि यूरेनियम जादूगुड़ा में मिलेगा और हीरा पन्ना में। इन खनिजों को इन्हीं विशेष पेटियों में किसने और क्यों केंद्रित किया? ये सवाल हमें भूगोल की सतह से हटाकर भूविज्ञान की गहराइयों की ओर ले जाता है।